सभी साथियों को सुरेश स्वदेशी का नमस्कार। ये वीडियो मैंने तैयार किया है एनसीईआरटी सिलेबस के दौरान अंडर में जो 11th क्लास के लिए बुक प्रिस्क्राइब की गई है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका चैप्टर 5 पार्ट 2। पार्ट 1 का वीडियो हम पहले देख चुके हैं, जिसमें हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, भारत में मानव पूंजी निर्माण किस तरीके से किया जा रहा है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके रिसोर्सेज क्या क्या हैं, और इन्हीं के बारे में हमने जो बात की थी वीडियो 1 में। ये वीडियो 2 है, जो इसका रिमेनिंग पोर्शन है उसके बारे में हम इसमें बात करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज गिवन हियर। इंडिया एज ए नॉलेज इकोनॉमी, भारत जो है एक ज्ञान की अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हो रही है। तो क्या है ये, चलिए देख लेते हैं। The Indian software industry has been showing an impressive record over the past decade. इंडिया का जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है आईटी सेक्टर में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसने एक बहुत ही प्रभावशाली प्रभाव जो है पूरे लास्ट के डिकेड में दिखाया है। Entrepreneurs, bureaucrats and politicians are now advancing views about how India can transform itself into a knowledge-based economy by using information technology. अब भारत में जो है एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे वो उद्योगपति हैं, उद्यमी हैं, ब्यूरोक्रेट्स मीन्स नौकरशाह हैं या पॉलिटिशियंस हैं, इन सभी का एक ऐसा व्यू बाहर निकल के आ रहा है। इन सब का एक विचार है कि इंडिया जो है अब अपने आप को एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म कर सकता है आईटी की हेल्प से। इस सभी की एक अवधारणा जो है इस मामले में तैयार हुई है। There have been some instances of villagers using email which are cited as examples of such transformation. अब हम बात ये करें कि जो आईटी के हेल्प से ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन इंडियन इकोनॉमी का हो सकता है, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, इंस्टांसेस क्या हो सकते हैं। तो इसमें गाँव में जो ईमेल का यूज बढ़ा है, मोबाइल फोन का यूज बढ़ा है, आईटी टेक्नोलॉजी का जो यूज इंक्रीज हुआ है, ये इस ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। Likewise, इसी तरीके से ई गवर्नेंस इज बीइंग प्रोजेक्टेड एज द वे ऑफ द फ्यूचर। इसी तरीके से जो ई गवर्नेंस का जो इंडिया में कंसेप्ट डेवलप हुआ है और आज गांव-गांव की ग्राम पंचायत जो है वो इससे जुड़ी हुई हैं, आईटी से कनेक्ट हो चुकी हैं और सभी जगह लगभग आईटी का यूज होने लगा है। तो ये जो है इसमें भारत का भविष्य दिखाई दे रहा है। द वैल्यू ऑफ आईटी डिपेंड्स ग्रेटली ऑन द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और आईटी की जो वैल्यू है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी की जो वैल्यू है, उसका महत्व जो है वो बहुत हद तक इसके वर्तमान जो भारत का आर्थिक विकास है उस पर निर्भर करता है। अब हम एक अवधारणा और है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ह्यूमन डेवलपमेंट इज द ब्रॉडर टर्म देन ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मानव पूंजी की जो अवधारणा है, जो कंसेप्ट है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट की अवधारणा से छोटी अवधारणा है। अर्थात ये ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो वाइडर कंसेप्ट है, वो ज्यादा बड़ा है। ह्यूमन कैपिटल कंसिडर्स एजुकेशन एंड हेल्थ एज अ मींस टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। अगर हम ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो इसका सीधा सा रिलेशन एजुकेशन और हेल्थ से है, जो कि लेबर प्रोडक्टिविटी अर्थात श्रमिक उत्पादकता को बढ़ाने का एक साधन मात्र मानी गई है। Human development is based on the idea that education and health are integral to human well-being, because when people have the ability to read and write, the ability to lead a long and healthy life, they will be able to make other choices the value. जबकि जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, मानव विकास की बात करते हैं, तो ये जो अवधारणा है, ये जो विचार है, वो एजुकेशन और हेल्थ पे जुड़ी हुई है और ये इंटीग्रल है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक ही है। ह्यूमन वेलबींग, इसमें मानव का ठीक रहना, स्वस्थ रहना, उसके हर प्रकार से जो उसकी सुख सुविधाएं उनका होना शामिल किया जाता है। बिकॉज जब लोग स्वस्थ होंगे, जब वो पढ़ लिख पाएंगे, जब वो एक हेल्दी लाइफ लीड कर पाएंगे, तभी वो जो है अपनी वैल्यूज, जिसको वो वैल्यू देना चाहते हैं, जिस चीज को वो करना चाहते हैं, जो उनको प्रेफर है, वो चॉइसेस वो चूज कर पाएंगे, तभी वो हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो वाइडर कंसेप्ट है। इन ह्यूमन कैपिटल व्यू, एनी इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज अनप्रोडक्टिव इफ it does not enhance output of goods and services.
अगर हम ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन और हेल्थ पे किया गया, अगर ये अनप्रोडक्टिव है, इससे कोई उत्पादकता प्राप्त नहीं हो पा रही है, प्रोडक्टिविटी नहीं आ पा रही है, ये गुड्स और सर्विसेज का आउटपुट नहीं बढ़ा रही है, तो इसका कोई महत्व नहीं होता है। अर्थात यहाँ जो एजुकेशन और हेल्थ पे जो पैसा खर्च किया गया, जो विनियोग किया गया, इन्वेस्टमेंट किया गया, उसको प्रोडक्टिव तब होगा जब वहां गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। इन द ह्यूमन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव, अगर यही बात हम मानव विकास की अवधारणा में करें, मानव विकास के परिप्रेक्ष्य में करें, ह्यूमन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव में करें, तो ह्यूमन बीइंग्स आर एंड इन देमसेल्फ। यहाँ अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग्स अंतिम लक्ष्य है, अर्थात उसको जो है यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्टिविटी ऑब्जेक्टिव नहीं है, यहाँ ह्यूमन बीइंग्स ऑब्जेक्टिव है, और उनकी लाइफ जो है वो क्वालिटेटिव होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। Therefore, basic education and basic health are important in themselves, irrespective of their contribution to labor productivity. तो हम जब ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो बेसिक एजुकेशन एंड बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज जो हैं वो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, और उनका जो है लेबर प्रोडक्टिविटी से कोई संबंध नहीं होता है। डॉटर्स बैंक एंड वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। अब जो डॉटर्स बैंक है और वर्ल्ड बैंक है, उनकी रिपोर्ट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर आई है, वो क्या कहती है देख लेते हैं। According to two independent reports, one from Dotus and other from World Bank, have identified that India would grow faster due to its strength in human capital formation. ये दो अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, एक डॉटर्स बैंक द्वारा रिलीज की गई है और दूसरी जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा रिलीज की गई है। दोनों ही रिपोर्ट्स ये कहती हैं, दोनों ने ही इस बात को आइडेंटिफाई किया है कि इंडिया वुड ग्रो फास्टर, कि जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की जो स्ट्रेंथ है इंडिया की, उसकी वजह से इंडिया जो है रैपिड ग्रोथ करेगा, एक क्विक ग्रोथ लेकर के आएगा। अकॉर्डिंग टू डॉटर्स बैंक, एक जर्मन बैंक है ये, उसकी रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल ग्रोथ सेंटर्स, इट हैज बीन आइडेंटिफाइड दैट इंडिया विल इमर्ज एज वन अमंग 4 मेजर ग्रोथ सेंटर्स इन द वर्ल्ड बाय 2020। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि इंडिया जो है वो 2020 तक जो है वर्ल्ड की 4 मेजर जो ग्रोथ सेंटर्स होंगे उनमें से एक होगा। दिस रिपोर्ट ऑल्सो सेज दैट between 2005 to 2020, we expect a 40% rise in the average years of education in India to just about 7 years. तो यहाँ इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 2005 to 2020 तक जो है we expect a 40% rise in the average years of education, कि एक बच्चा या एक व्यक्ति जो एजुकेशन पे खर्च कर रहा है उसका एवरेज जो है वो 7 ईयर से ऊपर आने वाला है, और इसमें जो ग्रोथ आएगी वो 40% से ज्यादा आने वाली है। तो ये डॉटर्स बैंक की रिपोर्ट थी। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में क्या कहा गया है, इस रिपोर्ट का नाम था इंडिया एंड द नॉलेज इकोनॉमी, लेवरेजिंग स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटीज। स्टेट्स, इस रिपोर्ट में कहा गया दैट इंडिया शुड मेक ए ट्रांजिशन टू द नॉलेज इकोनॉमी, एंड इफ इट यूजेस इट्स नॉलेज एज मच एज आयरलैंड डज, then the per capita income of India will increase from a little over $1,000 in 2022 to $3,000 in 2020। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंडिया जो है वो नॉलेज इकोनॉमी के रूप में ट्रांजिशन कर रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और अगर ये जो है इस नॉलेज को यूज करता है जैसा कि आयरलैंड ने किया है, तो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय जो है वो $1,000 से जो कि 2002 में रही है उससे बढ़ करके 2020 तक $3,000 तक पहुंच सकती है। तो ये एक अच्छी ग्रोथ को इंडिकेटर माना गया था इस रिपोर्ट के बेस पे। इसी वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में ये भी कहा गया दैट द इंडियन इकोनॉमी हैज ऑल द की इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग दिस ट्रांजिशन, सच एज अ क्रिटिकल मास ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, a well functioning democracy and a diversified science and technology infrastructure। इट फर्दर, इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इंडियन इकोनॉमी में सारे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स जो कि किसी भी ट्रांजिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए है, सच एज क्रिटिकल मास ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, जो कि एक इतनी बड़ी जो जटिल संरचना है या जटिल एक समुदाय है स्किल्ड वर्कर्स का, उसका ट्रांजिशन करने के सारे जो महत्वपूर्ण पहलू है यहाँ पर उपलब्ध हैं। वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है, यहाँ पर अच्छे से कार्य करने वाली डेमोक्रेसी है, एंड डाइवर्सिफाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके अलावा विविधता पूर्वक डाइवर्सिफाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंडिया में अवेलेबल हैं, और ये सारी चीजें जो हैं
वो इंडिया के ट्रांजिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए सफिशिएंट है। Thus, two reports point out the fact that further human capital formation in India will move its economy to a higher growth. ये दोनों रिपोर्ट ये बता रही हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो इंडिया में हुआ वो इंडियन इकोनॉमी को हायर ग्रोथ की तरफ लेकर के जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो ये तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट था और जो यहाँ की कैपेसिटीज है इंडियन इकोनॉमी की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में उनकी बात हमने की, बट अभी भी कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, कुछ बेसिक हर्डल्स हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी में इंडिया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में बाधाएं पहुंचाती हैं, दिक्कतें उत्पन्न करती हैं। वो कौन सी हैं? द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया आर, ये कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट इज राइजिंग पॉपुलेशन, इंडिया की बढ़ती पॉपुलेशन। Rapidly rising population adversely affects the quality of human capital in underdeveloped and developing countries like India. भारत के जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं उनमें बढ़ती हुई बहुत तेजी से रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन जो है वो बुरी तरीके से जो ह्यूमन कैपिटल है उसको प्रभावित करती है, बैडली अफेक्ट करती है। It reduces per head availability of existing facilities like sanitation, employment, drainage, water system, housing, hospitals, education, food supply, nutrition, roads, electricity, etc. ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल और बेसिक जो है फैसिलिटीज हैं। तो जब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है तो पर हेड जो इनकी अवेलेबिलिटी इन फैसिलिटीज की वो रिड्यूस हो जाती है। ब्रेन ड्रेन, migration of highly skilled labor termed as brain drain, this slows down the process of human capital formation in the domestic economy. ब्रेन ड्रेन जो है वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है और ब्रेन ड्रेन जो है वो माइग्रेशन को हम कह रहे हैं कि जो हाईली स्किल्ड लेबर है वो अच्छे पेज की, अच्छे सैलरीज की एक्सपेक्टेशन में दूसरे नेशंस में ट्रांसफर हो जाती है, चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं और इसी को ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है डोमेस्टिक इकोनॉमी उसको स्लो डाउन कर देता है। नेक्स्ट जो रीजन है, हर्डल है, प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, वो है इनएफिशिएंसी ऑफ मैन पावर प्लानिंग और या इनसफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। There is inefficient manpower planning in less developed countries where no efforts have been made either to raise the standards of education at different stages or to maintain the demand and supply of technical labor force. जो underdeveloped nations हैं या developing nations हैं या कम विकसित देश हैं वहां पर जो है मैन पावर प्लानिंग को जो है एफिशिएंटली नहीं किया जाता है, अर्थात वो गैर उपयोगितापूर्ण दृष्टि से ये प्रबंधन किया जाता है, प्लानिंग की जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो मैन पावर को हम जितना ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स के रूप में वो नहीं कर पाते हैं। और इसका रीजन क्या है कि हमारे यहाँ पर जो एजुकेशन जो डिफरेंट स्टेजेस पर जो प्रोवाइड की जा रही है उसके स्टैंडर्ड्स अच्छे नहीं है, हम उसको इम्प्रोवाइज करने के प्रयास नहीं कर रहे हैं टू मेंटेन द डिमांड। और साथ ही एक प्रॉब्लम और भी है कि यहाँ पर जो डिमांड और सप्लाई है टेक्निकल लेबर फोर्स की उसको भी मेंटेन नहीं किया जाता है। इट इज अ सैड रिफ्लेक्शन ऑन द वेस्टेज ऑफ ह्यूमन पावर एंड ह्यूमन स्किल। और अगर हम ये कहें तो ये कह सकते हैं कि ये जो है जो ह्यूमन पावर है, ह्यूमन स्किल है, उसका वेस्टेज किया जा रहा है, उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं हम, यूटिलिटी जो है प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं उसका। तो ये एक दूसरा मेन रीजन है और प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। थर्ड जो प्रॉब्लम है वो है लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ह्यूमन डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो लॉन्ग टर्म की पॉलिसी का है। ये स्किल फॉर्मेशन टेक्स टाइम। स्किल फॉर्मेशन को ऐसा चुटकी बजाने या स्विच ऑन ऑफ कर देने से नहीं हो सकता है, इसमें एक लंबी प्रक्रिया फॉलो होती है। जैसे हम बात करते हैं कि आज स्कूल एजुकेशन की बात करें तो स्कूल एजुकेशन कम से कम आज 15 ईयर्स का होता है, उसके बाद अगर कॉलेज एजुकेशन के 3 ईयर्स और ऐड कर दिए जाए तो टोटल टाइम जो है 18 ईयर्स का प्रोसेस हो जाता है। तो एक तरीके से एक बच्चे को एक स्किल डेवलपमेंट और बेसिक एजुकेशन देते देते हम जो है 15 to 18 ईयर्स स्पेंड करने होते हैं, तो बहुत लंबी प्रोसेस है। द प्रोसेस विच प्रोड्यूसेस स्किल्ड मैन पावर इज द स्लो। तो इस तरीके से जो स्किल्ड मैन पावर डेवलप करने का जो प्रोसेस है बहुत स्लो है। दिस ऑल्सो लोवर्स आर कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंटरनेशनल मार्केट ऑफ ह्यूमन कैपिटल।
तो जो ह्यूमन कैपिटल का इंटरनेशनल मार्केट है वहां पर भी हम जो है कॉम्पिटिटिवनेस नहीं ला पाते, वहां पे हमारी जो क्वालिटेटिव कंपटीशन है वो नहीं ले पाते हैं, तो वो भी हमारा लोअर डाउन रहता है। एक और जो प्रॉब्लम है वो है हाई पॉवर्टी लेवल्स। हमारे इंडिया में बात कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा जो पोर्शन है पॉपुलेशन का वो पॉवर्टी के नीचे जी रहा है, पॉवर्टी में जी रहा है, तो ये भी एक बेसिक रीजन है। A large proportion of population lives below poverty line (BPL) है and do not have access to basic health and educational facility। और इस सेक्शन को जो है बेसिक हेल्थ और एजुकेशन की जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड ही नहीं हो पाती है, तो इसके वजह से उनमें स्किल डेवलपमेंट नहीं होता है और नतीजा ये रहता है, रिजल्ट ये रहता है कि पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है स्किल नहीं हो पाता। A large section of society cannot afford to get higher education or expensive medical treatment for major diseases। तो एक सेक्शन जो सोसाइटी का बहुत बड़ा है वो हायर एजुकेशन से वंचित रह जाता है और साथ ही अगर उसको किसी प्रकार की बीमारी है तो वो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी जो कि महंगा है हमारे यहाँ पर नहीं करवा पाता है, और नतीजा जो स्किल ह्यूमन डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ये भी एक वर्तमान में बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो वर्ल्ड लेवल पे इसको एवरी ईयर रिलीज किया जाता है इस इंडेक्स को, और इसमें चेक किया जाता है कि जो क्वालिटेटिव जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है लोगों के वो कितने हैं, तो उसी के बारे में कुछ बेसिक्स है। इज ए कंपोजिट स्टेटिस्टिक ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड इनकम इंडाइसेस रैंक कंट्रीज इनटू 4 टायर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये ऐसा इंडेक्स है जो कंपोजिट स्टेटिस्टिक ऑफ लाइफ देता है जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यहाँ एक्सपेक्टेंसी है ये CY है, एजुकेशन है, लोगों की इनकम है, और ऐसे जो इंडाइसेस हैं इनके जो डेटास हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं और उसके बेसिस पे जो कंट्रीज की रैंकिंग की जाती है 4 टायर्स पे। ये कब किया गया, किसने क्रिएट किया, तो इट वाज क्रिएटेड बाय इकोनॉमिस्ट महबूब अल हक। ये बांग्लादेशी जो है एक इकोनॉमिस्ट रहे हैं महबूब अल हक, उन्होंने इसको क्रिएट किया। और बाद में जो अमर्त्य सेन है इंडियन ओरिजिन के जो US में रहने वाले साइंटिस्ट इकोनॉमिस्ट है सॉरी, उन्होंने ये 1990s में ये कंसेप्ट दिया एंड पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये जो इंडेक्स था, ये जो कंसेप्ट था HDI का, वो 90 UNDP जो है UNO का एक सब्सिडियरी ब्रांच है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके द्वारा इसको पब्लिश किया गया। इंडिया हैज 136 पोजीशन इन द वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये डेटा चेंज होता है हर साल, इसमें जो है ये डेटा रिलीज होता है, तो इंडिया का पोजीशन जो है ये दिया गया है। एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। Education implies the process of teaching, training and learning, especially in schools or colleges, to improve knowledge and develop skills। एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर जो है एजुकेशन में हम शामिल करते हैं टीचिंग, ट्रेनिंग, लर्निंग, स्पेशली इन स्कूल्स और कॉलेजेस, और इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है टू इम्प्रूव नॉलेज एंड डेवलप स्किल्स। इसका ये है कि ज्ञान में वृद्धि करना और स्किल्स का डेवलपमेंट करना। फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। ये जो बिंदु है नीचे वो जो एजुकेशन के हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है उनको एक्सप्रेस कर रहे हैं। इट प्रोड्यूसेस एजुकेशन, इट मींस एजुकेशन प्रोड्यूसेस गुड सिटीजन्स, अच्छे नागरिक तैयार करती है। इट डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। इट facilitates use of natural and human resources of all regions of the country। कंट्री के जो अलग अलग एरियाज के जो फैसिलिटीज हैं नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज है उनका डेवलपमेंट करती हैं। इट एक्सपेंड्स मेंटल ओरिजिन ऑफ द पीपल, इससे जो लोगों का मानसिक स्तर है वो भी विस्तारित होता है, एक्सपेंड होता है। तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं एजुकेशन के। ग्रोथ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। अब गवर्नमेंट का क्या रोल है एजुकेशन पे, जो एक्सपेंडिचर है उसमें गवर्नमेंट कितनी ग्रोथ आ रही है, नहीं आ रही है, क्या उसके एस्पेक्ट्स हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 ways, एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एज ए परसेंटेज ऑफ GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अगर गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है एजुकेशन के ऊपर उसकी अगर हम बात करें तो हम ये जानना चाहते हैं उसके 2 प्रकार के पहलू हो सकते हैं, 2 ways हो सकते हैं।
कि एक तो हम जो गवर्नमेंट जितना खर्चा कर रही है उसका कितना परसेंटेज एजुकेशन पे कर रही है, पहली चीज इस तरीके से हम जान सकते हैं। सेकंड, इसका जो कंसेप्ट है वो ये है कि जीडीपी जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका कितना परसेंटेज जो है एजुकेशन पे खर्च किया जाता है। The percentage of education expenditure of total government expenditure indicates the importance of education in the scheme of expenses before the government. अगर हम इसमें से फर्स्ट वाले की बात करें कि परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का कितना गवर्नमेंट का जो है एजुकेशन पे खर्च होता है, तो जब हम इसमें बात करते हैं तो वो हमें ये बताता है कि गवर्नमेंट एजुकेशन को कितना इंपॉर्टेंस दे रही है, वो हमको इस बात को इंडिकेट करता है। और एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन आउट ऑफ आवर जीडीपी शोज हाउ मच वी आर कमिटेड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन आवर कंट्री। और जीडीपी का कितना परसेंटेज एजुकेशन पे खर्च होता है, इस बात को सुनिश्चित करता है कि गवर्नमेंट कितनी कमिटेड है एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। During 1952 to 2010, education expenditure as percentage of total government expenditure increased from 7.92% to 11.1%. अगर हम 1952 से लेकर 2010 की बात करें तो 1952 में जो टोटल एक्सपेंडिचर था गवर्नमेंट, उसमें से 7.92% एजुकेशन पे खर्च किया गया था, और यही जो फिगर है वो 2010 में 11.1% हुआ। अगर हम जीडीपी के परसेंटेज के रूप में बात करें तो ये 0.64% था 1952 में, जो बढ़कर के 2010 में 3.25% हो गया। During this period, expenditure on education was not constant. There was irregular rise and fall. तो ये जो डेटा हम देख रहे हैं वो तो कंटिन्यूअस रेज जो राइज हमको शो कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था, इसमें बीच में कभी कम ज्यादा का भी रहा, मींस रेगुलर इरेगुलर राइज एंड फेल भी इसमें चलता रहा। एक्सपेंडिचर ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है कि क्लासेस 8 तक की जो एजुकेशन है उसको एलिमेंट्री एजुकेशन में इंक्लूड किया जाता है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन पे कितना खर्च गवर्नमेंट कर रही है? एलिमेंट्री एजुकेशन टेक्स अ मेजर शेयर ऑफ टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर एंड द शेयर ऑफ द हायर टर्शियरी एजुकेशन इज द लीस्ट। यहाँ पर जो एलिमेंट्री एजुकेशन में जो खर्चा होता है वो टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर का मेजर पोर्शन कवर करता है, और जो हायर एजुकेशन की बात हम या टर्शियरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं वहां पर बहुत कम एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। बट एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट ऑन टर्शियरी एजुकेशन इज हायर देन दैट ऑफ एलिमेंट्री। लेकिन अगर हम ये बात अगर दूसरे टर्म में करें कि पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर कहाँ ज्यादा है, तो ये टर्शियरी या हायर एजुकेशन में ज्यादा है बनिस्बत एलिमेंट्री एजुकेशन। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन में पर स्टूडेंट जो एक्सपेंडिचर है वो हायर एजुकेशन वाले पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर की तुलना में कम है, कंपैरेटिवली कम है। As we expand school education, we need more teachers who are trained in the higher educational institutions. Therefore, expenditure on all levels of education should be increased. अगर हम स्कूल एजुकेशन को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो हमें जो है बहुत ज़्यादा हमें और ज़्यादा टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी जो कि ट्रेंड हैं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, और उसके लिए हमें एजुकेशन के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। The per capita education expenditure is as high as rupees 2005 in Himachal Pradesh to as low as rupees 515 in Bihar. अगर हम पर कैपिटा एजुकेशन एक्सपेंडिचर की बात करें, प्रति व्यक्ति शिक्षा पे कितना खर्च किया जा रहा है, तो ये हिमाचल में जो है हिमाचल प्रदेश में 2005 रुपए पर कैपिटा है, जो कि बिहार के 515 रुपए 515 रुपीज पर कैपिटा एजुकेशन एक्सपेंडिचर से काफी अच्छा है। This leads to differences in educational opportunities across states. तो ये हमारे को इस बात के भी बताता है कि इंडिया के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनमें कितना वेरिएशन पाया जाता है, मतलब वो भी इक्वल नहीं है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। The Education Commission 1964-66 में एजुकेशन कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था। Had recommended, तो उसकी जो रिपोर्ट आई उसमें रिकमेंड किया गया that at least 6% of GDP to be spent on education so as to make a noticeable rate of growth in education. इसमें कहा गया था कि अगर हम एक अच्छी ठीक ठाक जो ग्रोथ ऑफ एजुकेशन में अगर लाना चाहते हैं
तो हमको जीडीपी का कम से कम 6% एक्सपेंडिचर करना चाहिए, एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए। लेकिन अभी हमने ऊपर डेटा देखा कि 2010 में जो हमारा जीडीपी का जो परसेंटेज था वो 3% के आसपास ही था, अर्थात 64-66 में जो कमीशन की रिकमेंडेशन थी वो भी हम 2010 तक भी फुलफिल नहीं कर पाए। In December 2002, the Government of India, through the 86th Amendment of the Constitution of India, made free and compulsory education a fundamental right of all children in the age group of 16 to 14 years. 2002 दिसंबर 2002 में पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया गया जिसका जो नाम था वो था 86th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो जिसके द्वारा ये प्रोविजन किया गया कि जो 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको जो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो एक फंडामेंटल राइट के रूप में दिया जाना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ईयर 1998 अपॉइंटेड, इसको 1998 में अपॉइंट किया गया था। द तापस मजूमदार कमेटी विच एस्टिमेटेड एन एक्सपेंडिचर ऑफ अराउंड 1.37 लाख करोड़ ओवर 10 years 98-99 to 2006-07 to bring all Indian children in the age group of 6 to 14 years under the purview of school education। तो एक तो ये जो 2002 में जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था, लेकिन इससे पहले एक कमीशन और एस्टेब्लिश किया गया था, तापस मजूमदार कमेटी सेटअप की गई थी और उसने ये एक रिकमेंडेशन दी थी कि करीबन एक 1.37 लाख करोड़ रुपीस जो है वो नेक्स्ट 10 इयर्स में स्पेंड किए जाने चाहिए ताकि हम 6 to 14 इयर्स के जितने बच्चे हैं उनको स्कूल एजुकेशन में कवर कर सकें। और ये पीरियड जो 10 इयर्स का था वो था 1998-99 to 2006-07। Desired level of expenditure on education is 60% of GDP, but the current level is little over 4%, which is not adequate। ये inadequate नहीं है, adequate होना चाहिए। तो अभी जो एक्सपेंडिचर जो एजुकेशन पे खर्च किया जाना चाहिए जीडीपी का 6% होना चाहिए, जो कि हम एक ठीक ठाक लेवल मान सकते हैं, बट जो करंट लेवल है, जो करंट जो एक्सपेंडिचर है जीडीपी का वो 4% ही है, जो कि सफिशिएंट नहीं है, एडिक्वेट नहीं है। इट इज नेसेसरी टू रीच द लेवल ऑफ 6% व्हिच इज कंसीडर्ड एज मस्ट फॉर कमिंग ईयर्स। तो ये एक रिकमेंडेशन है कि आने वाले समय में ये जो लेवल है वो 6% तक पहुंचाया जाना चाहिए। Recently, Government of India has started levying a 2% education cess on all union taxes. The revenues from education cess has been an earmarked for spending on elementary education। तो गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से एजुकेशन पे बहुत सारा खर्चा नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 2% जो है एजुकेशन सेस भी लागू किया है। ये टैक्स ही होता है जो एडिशनली इम्पोज किया जाता है और साथ जितने भी यूनियन टैक्सेस के साथ इसको लिया जा रहा है, और इसका सीधा सा ऑब्जेक्टिव है कि एलिमेंट्री एजुकेशन पे इस पे स्पेंड किया जाए इसको, ताकि हम एजुकेशन के लेवल्स को हाई कर सकें। एजुकेशनल अचीवमेंट्स इन इंडिया, जनरली एजुकेशनल अचीवमेंट्स इन अ कंट्री आर इंडिकेटेड इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट्स जो हैं वो किसी भी कंट्री में जो है उसके कुछ इंडिकेटर्स हैं। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसमें हम इंक्लूड करते हैं एडल्ट लिटरेसी लेवल, अर्थात जो है वयस्क साक्षरता स्तर, प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीशन रेट, कि प्राथमिक जो शिक्षा है क्लासेज 8 तक की जो एजुकेशन है वो कितने लोग कंप्लीट कर पा रहे हैं, एनरोल तो हो रहे हैं पर कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो उसका रेट क्या है। यूथ लिटरेसी रेट क्या चल रहा है। तो सारे जो स्टेटिस्टिक है 1990 to 2010 वो हम इस टेबल से देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अडल्ट लिटरेसी रेट की बात करें तो यहाँ पर 1990s में जो है मेल 61.9% था, जो कि और फीमेल में ये 37.9% था, जो कि 2000 में ये 68.4 और 2005-10 में 76.7 हुआ मेल्स का, और फीमेल्स में ये 37.9 से इंक्रीज होते हुए 54.9% तक पहुंचा। अगर प्राइमरी कंप्लीशन रेट की बात करें तो मेल्स में ये 1990 में 78% था, जो 2000 में 85 और 2005-10 में ये 96% तक पहुंचा, जो कि एक अच्छा लेवल है। यूथ लिटरेसी रेट की बात करें तो ये मेल्स में 76.6% था 1990 में, जो कि इंक्रीज होकर के 2005-10 के पीरियड में 88% हुआ, और फीमेल्स में ये 54.2% से बढ़ करके 74% तक गया। तो ये कुछ ठीक है, सेटिस्फैक्टरी डेटा है, बट अभी भी हमें जो है इसमें काफी एफर्ट्स करने की नीड है, रिक्वायरमेंट है।
फ्यूचर प्रोस्पेक्टस, अब एजुकेशन और जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है इसको लेकर के जो है क्या भविष्य के जो परिप्रेक्ष्य हो सकता है वो देखना है। Indian government considers education a key sector where considerable growth and development is required. Indian government ये मानती है कि एजुकेशन जो है एक की सेक्टर, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां पर अच्छी खासी ग्रोथ जो है और विकास जो है आवश्यक है। Thus it has set some future prospects for framing its policies. इसलिए गवर्नमेंट ने जो है भविष्य के लिए कुछ जो है तय किया है, प्रोस्पेक्ट्स तय किए हैं जो कि आने वाली जो पॉलिसीज होंगी उसमें वैल्यू दिए जाएंगे। These prospects are discussed below. ये कौन कौन से प्रोस्पेक्ट्स हैं इनको देखिए। एजुकेशन फॉर ऑल स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम, सर्व शिक्षा अभियान जो लगभग 2000 ईस्वी के आसपास स्टार्ट किया गया था और इसका उद्देश्य यह था कि सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल। लेकिन आज हम 20 साल बाद ये देख रहे हैं कि स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम, अभी भी ये एक दूर का सपना है, हम उस तक नहीं पहुंच पाए हैं। Although the education level in India has risen for both adults as well as for youth, यहाँ पर युवाओं के लिए और जो है वयस्कों के लिए दोनों के लिए शिक्षा का स्तर राइज हुआ है, but still the number of illiterates in India are as much as the population was at the time of independence. तो लेकिन अगर आज भी हम बात करें कि संख्या की बात करें तो जिस समय इंडिपेंडेंस के टाइम जितनी पॉपुलेशन इंडिया की थी उतने इलिटरेट तो इंडिया में वर्तमान में हैं। In 1950 when the Constitution of India was passed by the Constituent Assembly, it was noted in the directive principles of the Constitution that the government should provide free and compulsory education for all children up to the age of 14 years within 10 years from the commencement of the Constitution. 1950 में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के द्वारा जब पास किया गया था तो ये उसमें डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स थे, डीपी नीति निर्देशक तत्व थे, उसमें इस बात पे बल दिया गया था कि भारत में जो है आने वाले 10 वर्षों में मींस 1960 तक जो है 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनको जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जानी चाहिए। The following factors makes education still distant, लेकिन आज भी हम 1960 से लेके अगर हम 2020 की भी बात कर लें तो भी आज भी हम इस संख्या तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स रही, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो ये है लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स कि जो अशिक्षित व्यक्ति हैं, निरक्षर जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी है, तो उनको इस दायरे में ला पाना अभी भी एक बड़ा सपना, दूर का सपना सिद्ध हो रहा है। सेकेंड, इन वोकेशनलाइजेशन कि जो वोकेशनलाइजेशन है, व्यवसायिक शिक्षा की जो बात हम कर रहे हैं या व्यवसायीकरण जो शिक्षा का कर रहे हैं उसका आज भी वो इनएडिक्वेट है, मीन्स पर्याप्त नहीं है। जेंडर बाइस मीन्स लैंगिक विषमताएं, अर्थात आज भी जो है लड़कों को पढ़ाने के लिए सभी तैयार हैं जबकि लड़कियों के एजुकेशन पे जो है इंडिया के और खास करके रूरल सेक्टर में आज भी गर्ल एजुकेशन पे बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है और नतीजतन जो क्या हो रहा है कि जो लड़कियों की शिक्षा है या लड़कियां जो शिक्षा के क्षेत्र में, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रही हैं। नेक्स्ट इज लो रूरल एक्सेस लेवल कि जो रूरल जो रिमोट एरियाज हैं, दूर दराज के जो क्षेत्र हैं इंडिया के, वहां पर आज भी जो है शिक्षा की पहुंच नहीं हो पा रही है। लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके लिए जो संस्थागत जो उपलब्धता है शिक्षा प्रदान करने की संस्थाओं की वो नहीं हो पा रही है। प्राइवेटाइजेशन की वजह से एक तो स्कूली शिक्षा महंगी भी होती जा रही है और दूसरी जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है उसकी अनुपलब्धता आज भी बरकरार है। नेक्स्ट, लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, जैसा हम बात कर चुके हैं कि जो कमीशन था 64-66 में उसने रिकमेंड किया था कि एटलीस्ट 6% ऑफ जीडीपी शुड बी स्पेंट ऑन एजुकेशन, बट वो आज भी 4% के अराउंड ही है, हम उस टारगेट को आज भी अचीव नहीं कर पाए हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इंडिया के जो एजुकेशन की जो अवेलेबिलिटी है और एजुकेशन फॉर ऑल का जो हमारा ड्रीम है उसको पूरा कर पाने में बाधाओं के रूप में काम कर रही है। एक और जो पर्सपेक्टिव है वो है जेंडर इक्विटी बेटर देन बिफोर कि बॉय एजुकेशन एंड गर्ल एजुकेशन, मेल एजुकेशन और फीमेल एजुकेशन, इसमें जो इक्विटी लाने का, इक्वलिटी एस्टेब्लिश करने का जो ड्रीम था वो अभी भी प्रॉब्लमेटिक है, पर फिर भी ये है कि हम ये कह सकते हैं कि बेटर देन बिफोर, पहले से ठीक है स्थिति आज। The differences in literacy rates between males and females are narrowing.
कि ये अब जो डिफरेंस था पहले बहुत वाइडर था, अब कम होता जा रहा है, सिग्निफाइंग ए पॉजिटिव डेवलपमेंट इन जेंडर इक्विटी, जो कि जेंडर इक्विटी लैंगिक समानता स्थापित करने के मामले में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है. Still, the need to promote education for women in India is imminent for various reasons. पर आज भी जो आवश्यकता है कि विमेन एजुकेशन पे हमें ज्यादा बल देना चाहिए, ज्यादा जोर देना चाहिए, वो है. और उसके कारण क्या है? इम्प्रूविंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस. आज हमारी जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है वो बढ़ती जा रही है. सोशल स्टेटस ऑफ विमेन, महिलाओं के भी जो आर्थिक जो निर्भरता है, स्वतंत्रता है, वो बढ़ती जा रही है. और साथ ही सोशल स्टेटस ऑफ विमेन जो है वो भी इंक्रीज हो रही है. और हेल्थ केयर ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन, बच्चों की जो हेल्थ केयर है या विमेन हेल्थ केयर है, इन सबको ध्यान में रखते हुए भी हमें जो है इनके एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए. Therefore, we cannot show the satisfaction about the upward movement in literacy rates as we have miles to go in achieving 100% adult literacy. तो हम ये कह सकते हैं कि अभी हमें सेटिस्फाई नहीं होना, संतुष्ट नहीं होना है कि एजुकेशन के मामले में हमने अपवर्ड मूवमेंट तो किया है, ऊपर की तरफ हमने विकास तो किया है, गति तो की है, लेकिन अभी भी हमको कई मीलों की दूरी तय करनी है 100% अर्थात 100% साक्षरता जो है, वयस्क साक्षरता को प्राप्त करने के लिए. In India, Mizoram, Kerala, Goa and Delhi are the states having high literacy rate, while Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan and Arunachal Pradesh are the educationally backward states. अगर हम इंडिया में स्टेट वाइज इन डेटा देखें तो वहां हम ये कह सकते हैं कि मिजोरम, केरला, गोवा और दिल्ली जो हैं वो हाई लिटरेसी रेट वाले जो स्टेट्स हैं, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश जो हैं वो एजुकेशनली बैकवर्ड स्टेट्स माने गए हैं. The educationally backwardness is due to social and economic poverty of the people. और इस educationally backwardness का जो रीजन है वो सोशल और इकोनॉमिक पॉवर्टी है, जो कि इन स्टेट्स में प्रिवेल कर रही है, विद्यमान है. हायर एजुकेशन, ए फ्यू टेकर्स. हायर एजुकेशन की जब बात करते हैं हम, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी भी हायर एजुकेशन सब लोग नहीं ले पा रहे, कुछ ही लेने वाले, फ्यू टेकर्स ही हैं. द इंडियन एजुकेशन पिरामिड इज स्टीप. अगर हम एजुकेशन का पिरामिड बनाए इंडिया में तो ये स्टीप बनता है, ढालू बनता है, इंडिकेटिंग लेसर एंड लेसर नंबर ऑफ पीपल रीचिंग द हायर एजुकेशन लेवल. अगर हम इस पिरामिड में नीचे की तरफ जो है प्राइमरी एजुकेशन रखते हैं और ऊपर हायर एजुकेशन रखते हैं, तो हायर एजुकेशन अचीव करने वालों का जो नंबर है, संख्या है, वो बहुत कम है. एज पर द NSSG, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन data in the year 2007-8, the rate of unemployment for youth and with education up to secondary level and above was 18.1%, whereas the rate of unemployment for youth with education up to primary level was only 11.6%. ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के सामने आया, जो NSSO, ये NSSG नहीं है, NSSO पढ़ने से. तो यहाँ पर इसमें जो 2007-8 की जो इनकी रिपोर्ट थी, उसके अकॉर्डिंग जो जिन बच्चों ने सेकेंडरी लेवल तक का या जिन लोगों ने सेकेंडरी लेवल तक की एजुकेशन गेन की थी, उनमें अनएम्प्लॉयमेंट की रेट जो थी वो 18.1% थी, जबकि जो प्राइमरी एजुकेशन लेकर के लिए हुए जो व्यक्ति थे, उनमें ये अनएम्प्लॉयमेंट की रेट 11.6% थी. तो ये बहुत बड़ा गैप था कि जिन लोगों ने ज्यादा शिक्षा ली या जो हायर एजुकेशन तक गए वो ज्यादा अनएम्प्लॉयड पाए गए, जबकि जो कम एजुकेटेड लोग थे वो एम्प्लॉयड थे, वो रोजगार प्राप्त थे. तो ये भी एक बड़ा कंट्रास्टिंग फैक्ट निकल के आया. Therefore, the government should increase allocation for higher education and also improve the standards of higher education institutes so that students are imparted employable skills in such institutions. तो इसका बात का ये भी है कि गवर्नमेंट को जो है हायर एजुकेशन के लिए जो है जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा इंक्रीज करना चाहिए, और साथ ही जो हायर एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि जो वहां पर एजुकेशन जो दी जा रही हो वो स्किल एजुकेशन हो, एम्प्लॉयबल स्किल्स हो, और वो लोगों को रोजगार तक लेकर जाए. तो ये फैक्ट इसमें निकल के आया था. तो फ्रेंड्स, ये था चैप्टर 5 जिसमें हम बात कर रहे थे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, और बहुत सारे जो इसके वेरियस फैक्ट्स थे हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड, उन सब की बातें हमने की. आई होप कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. तो चलिए इसी तरीके से देखते रहें वीडियोस एट बोधिलता. थैंक यू वेरी मच.